न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यूजीलैंड के अंदर बे ओवल माउंट मोंगोनी के मैदान पर खेली जा रही है 3 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका जो पहला टी20 मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कंडीशंस का भी और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम की कमजोरियों का भी पूरा फायदा उठा करके वन साइडेड उस मैच को जीता और 1-0 से इस सीरीज में बढ़त बना ली। और इस मैदान पर जहां पर पहला टी20 मैच खेला गया, सेम उसी मैदान पर एक बार फिर से 3 अक्टूबर को भारत के समय के हिसाब से तो 11:45 पर सुबह के टाइम पर यह मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर स्टार्ट होगा। और टाइमिंग अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके बे ओवल के मैदान पर जहां पर पहला टी20 मैच भी खेला गया और इवन आज का सेकंड टी20 मैच भी खेला जाएगा। और इसके पहले जो यहां पर मुकाबले खेले गए थे, यानी कि टोटल पिछले वाले मैच को अगर आप ले लें जो 1 अक्टूबर को खेला गया था, रात का ही मैच था। इसके पहले के 3 और मैचेस उठा लें, ये तीनों मैचेस भी रात के ही थे, जो कि 7 या उसके बाद स्टार्ट हुए थे, यानी कि 7:15 के आसपास। तो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो जो पास्ट में यहाँ पर निकलते रहे हैं उसमें सीधा सीधा ये बताया था मैंने आपको पहले वाले मैच में भी कि जनरली अगर यहाँ पर वेदर पूरी तरह से साफ होता है, दिन के दौरान धूप पड़ी होती है पिच के अंदर ऊपर ना, तो जो पहली इनिंग की बैटिंग होती है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है या सबसे बेस्ट कंडीशंस होती हैं कि पहली इनिंग में आप बैटिंग करिए और मैच को उसके बाद आप सेकंड इनिंग में जीत जाएंगे। उसका रीजन यह है कि बे ओवल के अंदर अगर पूरे दिन टेम्परेचर पूरी तरह से क्लियर है, आसमान पर बादल है नहीं, बारिश नहीं हुई होती है, तो पिच पहली इनिंग की बैटिंग ले तो बेस्ट होगी। शुरुआत में पावर प्ले में सी मूवमेंट हल्का फुल्का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप करता चला जाएगा सेकंड इनिंग के दौरान, खास करके वहां पर फ्लड लाइट्स का असर इतना बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो 7 बजे के अराउंड 6 बजे के अराउंड उतनी भी एकदम अंधकार नहीं हुआ होता ऑस्ट्रेलिया में भी और साथ ही साथ वहां पर भी न्यूजीलैंड के अंदर भी। तो जनरली वो होता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, गेंद में जो सीम मूवमेंट होता है पूरी दिन अगर वेदर साफ हुआ तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है सेकंड इनिंग के अंदर। और इसी वजह से देखेंगे ना, जो लास्ट के 11 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, 9 बार वहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में पूरे इनिंग के दौरान गेंद अच्छी खासी सीम मूवमेंट के साथ स्विंग करती है। लेकिन जो पिछला मैच खेला गया वहां पर भी दिन के दौरान आसमान पर बादल थे, तो उतना इफेक्ट वहां पर बचा ही नहीं कि सेकंड इनिंग में कुछ ज्यादा स्विंग करे। एक्चुअली पहली इनिंग में वो स्विंग मिली और पावर प्ले के ही दौरान न्यूजीलैंड की 49 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। टोटल फिर भी उन्होंने 181 रन बनाए, चूंकि टिम रॉबिन्सन ने शतक लगा दिया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सेकंड इनिंग में बैटिंग और बेहतर कंडीशन हो गई, तो वहां पर 185 रन बना करके 4 विकेट पर मैच को जीता। पावर प्ले में भी 68 रन बना दिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये तो नतीजा पिछले मैच में निकला, लेकिन आज के मैच में क्या निकलेगा, क्योंकि आज के इस मैच का भी अगर आप वेदर फोरकास्ट देखें तो यहां पर भी पूरी तरह से संभावनाएं हैं कि आसमान पर काले घने बादल पूरे दिन के दौरान बने होंगे और इवन बारिश के भी काफी अच्छे खासे चांसेस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भले यहां पर नतीजे इस तरीके के निकलते हो कि पहले इनिंग में बैटिंग करना कोई टीम चाहे, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन आज है उसके हिसाब से वो नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो ऐसी कंडीशंस में पहले फील्डिंग करना ही चाहेगी और उस मैच को फिर सेकंड इनिंग में बैटिंग करके जीतना चाहेगी। बाकी पिछले 4 मैच में स्पिन को 12 और पेस को जो 39 विकेटें मिली और उसमें से भी देखिए 27 विकेटें सेकंड इनिंग में है। और यही एक रीजन होता है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं, लेकिन कब, जब वेदर क्लियर हो पूरे दिन के दौरान, जो कि आज नहीं होने वाला। तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले फील्डिंग ही करेगी और निश्चित तौर पर उसमें पिच का भी एक रोल होगा। ये देखना जरूरी होगा ना कि जो पिच मिलेगी आज वो क्या पहले मैच वाली ही पिच है या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक है। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा, क्योंकि उसका भी काफी बड़ा रोल होगा आज के इस मैच के नतीजे पर। तो जो भी पिच रिपोर्ट होगी वो तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मेरी जो अपनी टीम बनेगी 2 से लेकर के 6 टीमें मैं देता हूं टेलीग्राम पर, वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो क्लिक करिए लिंक को, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। बाकी पहले मैच में जो प्लेइंग 11 खेली थी यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से वो आपके सामने है, जहां पर ईस्ट सोढ़ी को नहीं खिलाया था, सचिन रविंद्र नहीं खेले थे, बेन सीयर्स भी बेंच पर बैठे थे। बाकी मैट हेनरी, जैकब डफी, जैकरी फुक्स, काइल जेमिसन, ये 4 इनके मेन तेज गेंदबाज थे जिन्होंने ज्यादातर बॉलिंग करी। माइकल ब्रेसवेल ने भी 3 ओवर करे थे, इसमें मैट हेनरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई पड़े थे। और उसके बाद जो पहले मैच में नतीजा निकला तो न्यूजीलैंड की टीम हार गई, लेकिन जो परफॉर्मेंस निकल करके आए उसके हिसाब से अगर आप फॉर्म को जज करने जाएं तो टीम साइफर्ट नहीं चले, केवल 4 रन बना के आउट हो गए, कॉनवे नहीं चले, टीम रॉबिन्सन ने शानदार 106 नाबाद की पारी खेली। लेकिन अगर आप इन तीनों बैटर्स को उसके पहले का फॉर्म देखेंगे ना, तो यहाँ पर कॉनवे भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, इवन साइफर्ट भी काफी अच्छे फॉर्म में थे। तो निश्चित तौर पर फॉर्म तो लगा हुआ है। बाकी टीम रॉबिन्सन भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में थे, तो फॉर्म तो लगा हुआ है। लेकिन पहले मैच में जो कंडीशंस मिल गई, शुरुआत में इनसे बैटिंग हुई नहीं अच्छी, हालांकि रॉबिन्सन ने शतक लगा दिया, बाकी मार्क चैपमैन भी खाता नहीं खोल पाए। लेकिन डैरेन मिचेल ने 34 रन की एक अच्छी पारी खेल दी, 20 रन बेवन जैकब्स ने बनाए नीचे आकर के। माइकल
ब्रेसवेल ने 7 रन बनाए, बाद में 3 ओवर की बॉलिंग करी, विकेट मिला नहीं। काइल जेमिसन, जैकरी फूक्स ने एक-एक विकेट लिया, जेकब डफी विकेटलेस गए, बाकी मैट हेनरी ने 2 विकेट लिया। लेकिन आज के इस मैच में अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग आती है तो जेकब डफी निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कब? जब वेदर क्लियर होता है। वो चीज आपको मैं बार-बार याद दिला रहा हूं। लेकिन चूंकि आज वेदर ऐसा है कि पहली इनिंग में इनको ज्यादा बेहतर चांसेस मिलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग या सेकंड इनिंग की। तो मेरे हिसाब से पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। एक अच्छे ट्रम्प होंगे, भले पिछले मैच में विकेट नहीं ले गए और इसी वजह से लोग टीम में भी लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग अगर आप देखें तो जेकब डफी को सीधे टीम में रखिएगा, जिसमें मैट हेनरी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे। ये तो कोई भी कंडीशन हो, सीधे टीम में आपको रखना है। और इवन माइकल ब्रेसवेल भी जो परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले मैच में, ये भी आपके टीम में होने चाहिए। और एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर फिर से पहले बॉलिंग अगर इनको मिल जाती है तो काइल जेमिसन और जैकरी फूक्स भी जो आपकी 6 टीमें बनेगी ना, उसमें 3-3 टीमों में इन दोनों को रखिएगा अलग अलग करके। और उसके बाद जो बैटिंग है, टीम रॉबिन्सन ने तो शानदार फॉर्म दिखाया ही, लेकिन वही बात है कि किस इनिंग की बैटिंग होगी। साइफर्ट और कॉनवे निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो रिस्की ऑप्शन होंगे, किसी एक या दो टीम में ही ट्राई करिएगा। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग में चूंकि इनको आप ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे, तो डैरिल मिचेल की वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी। तब वहां पर जाकर के 3 से 4 टीमों में वो होंगे, और साथ ही साथ किसी एक टीम में मार्क चैपमैन, किसी एक टीम में बेवन जैकब्स को भी कवर के तौर पर आप रखिए। लेकिन वहीं पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है ना, तो ज्यादातर टीमों में साइफर्ट और कॉनवे और रॉबिन्सन होंगे। तब जाकर के किसी एक दो टीमों में ये बाकी के तीनों बैटर्स आपके होंगे। और बाकी बॉलर का तो आपको मैंने बता ही दिया कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उस तरह से टीम में आपको पिक करना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें टी20 में, तो साइफर्ट का केवल बैटिंग एवरेज 9 मैच में देखिए केवल 56 रन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहीं पर इनका केस काफी अगर आप देखें तो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कॉनवे का बैटिंग एवरेज 8 मैच में 58 का है। इवन रॉबिन्सन ने पिछले मैच में शतक लगा दिया। मार्क चैपमैन के आंकड़े भी देख लीजिए, बहुत खराब हैं। और डैरेल मिचेल, बेवन जैकब्स भी थोड़ा सा नॉर्मल ही खेले हैं पिछले मैच में, हालांकि मिचेल ने बेहतर खेला। काइल जेमिसन के 5 मैच केवल 2 विकेट है। माइकल ब्रेसवेल का पिछला वाला पहला ही मैच था, इवन हेनरी और जैकरी फूक्स का भी। तो इन हेड टू हेड के आंकड़ों के बेसिस पर भी अगर आप देखें, और बेंच से यहाँ पर आप देखें ईस्ट सोढ़ी के आंकड़े, 13 मैच में 17 विकेटें हैं, बेन सीयर्स के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, और इवन रचिन रविंद्र के 1 मैच में 68 रन हैं। तो ये तीनों खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, इसका काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि लेग स्पिन खेलने में ना दिक्कतें आती हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। तो ये तीनों अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर हैं, तो इसमें से रचिन रविंद्र और ईस्ट सोढ़ी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तब तो ये हर टीम में आपके होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 टीमों में। बेन सीयर्स को भी 2 से 3 टीमों में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बेंच पर से कोई प्लेयर खेलता है तो उसके बारे में बता दिया, वरना मैट हेनरी तो आपके टीम में होंगे ही, जैसे हेड टू हेड के आंकड़े हैं। और बाकी कॉनवे, टीम रॉबिन्सन और कुछ हद तक डैरिल मिचेल निश्चित तौर पर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। और पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो जेकब डफी भी। तो ये चीजें आपको हेड टू हेड से भी क्लियर हो गई कि बेंच पर से भी बाई चांस कोई चेंज होता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े देख लीजिए, इस छोड़िए 17 में 25 विकेट, और इस ग्राउंड पर भी जिस तरीके से इनको विकेटें मिलती है ना, काफी लकीएस्ट ग्राउंड इनका है। बाकी प्लेयरों के अभी आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर साइफर्ट भी बढ़िया खेला है, यहाँ पर कॉनवे के नंबर्स ठीक ठाक है, यहाँ पर रॉबिन्सन के शतक के साथ 1 मैच में 168, 4 मैच में 178 रन है। चैपमैन यहाँ पर नहीं चले हैं, मिचेल के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, और बाकी नंबर्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें फूक्स भी, इवन जेकब डफी के 7 मैच में 15 विकेटें हैं, और बाकी 5 मैच में 10 विकेटें हैं मैट हेनरी के। और देखिए एक बार वही केस फिर दिखाई पड़ेगा, जेकब डफी यहाँ पर जनरली सेकंड इनिंग में ज्यादा मदद निकाल पाते हैं, तो उनको विकेटें भी सेकंड इनिंग में ही ज्यादा मिली हैं। 7 मैच में 15 विकेटें हैं, 13 विकेट सेकंड इनिंग में केवल 9 के स्ट्राइक रेट से, और पहली इनिंग में 2 विकेटें हैं 24 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन नंबर्स तो निश्चित तौर पर आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आज चूंकि कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो वो निश्चित तौर पर उसका उल्टा आज के इसमें जो आपको मैं समझा चुका हूं कि होने के चांसेस काफी बढ़िया है। बाकी वीकनेसेस देखने आए प्लेयर बैटल में, तो टीम साइफर्ट जोश हेजलवुड पर एक बार पिछले ही मैच में आउट हुए थे, मार्कस स्टोनिस के 2 गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं, इनको ऑफ स्पिन के खिलाफ दिक्कत होती है। बाकी कॉन में पिछले मैच बेन डॉर्सुइस पर आउट हुए थे, दूसरी गेंद पर 1 रन बना करके। मार्क चैपमैन को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑफ स्पिन दोनों परेशान करती है, बेन डॉर्सुइस ने तो पिछले वाले मैच पहली गेंद पर आउट कर दिया। बाकी टिम रॉबिन्सन को बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, ये दोनों परेशान करती है। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग सामने की टीम में तो है, लेकिन वो बेंच पर बैठे थे पिछले मैच में। और बाकी खिलाड़ियों, चाहे डैरेल मिचेल की बात आप कर लें, चाहे आप बात करें बेवन जैकब्स का, तो हालांकि कोई डेटा है नहीं। रचिन रविंद्र की बात करिए, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज और ऑफ स्पिन। माइकल ब्रेसवेल को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन। तो निश्चित तौर पर एक लेग स्पिनर का केस, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर का केस तो बनता है, लेकिन पिच ऐसी है एक्चुअली ना कि सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग हुई तो वो सारे जो स्पिन बॉलर्स हैं वो गेम से बाहर होने लगेंगे। लेकिन फिर भी ये 2 तरीके के सबसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन होंगे स्पिन में, खास करके जो कि काम आ सकते हैं इस टीम के खिलाफ।
जैसा कि आपको पता है लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और साथ ही साथ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, तो वो काफ़ी सफल होता है हमेशा से इस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ। और ऐसे ऑप्शन अगर आप देखें तो बेन डॉर्सिस तो हैं ही, जंपा भी हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का एक ऑप्शन है लेकिन वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये पता नहीं। बाकी ऑफ स्पिनर के तौर पर मैथ्यू शॉर्ट तो हैं, और जो कि इनको सबसे इंपॉर्टेंट बना देता है, जो कि जो बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन पिछले मैच में रहा, जो बॉलिंग बॉलर्स ने की पिछले वाले मैच में, जिस ओवर में आकर के जितने ओवर, उसको देखने के बाद और प्लस रीसेंट फॉर्म को ऐड करने के बाद, जिसमें पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखें तो आज के इस मैच के लिए ना मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट और टीम डेविड, चार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे जो आपकी बनने वाली 6 में से कम 4 से 5 टीमों में होंगे। एक तो इन सभी का फॉर्म बहुत अच्छा है। टीम डेविड जनरली बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट ने भी सीधा-सीधा कहा है कि अगर इनके मेन प्लेयर्स नहीं होते हैं ना, तो इनको अब शायद नंबर 4 पर काफ़ी मौके मिलेंगे। और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले मैच में 21 नाबाद की पारी भी खेली थी और मैथ्यू शॉर्ट अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ट्रेविस हेड की 31 रन, 85 रन की जबरदस्त पारी, मिचेल मार्श की वजह से ये चारों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे। और अगर आप इन चारों को टीम में रख रहे हैं तो बाकी का तो कोई काम है नहीं, लेकिन एक-एक, दो-दो टीमों में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि स्टोनिस तो बॉलिंग भी करके दे देते हैं। और बाकी मिच ओवेन तब उस वजह से इतना ज़्यादा नीचे आ जाते हैं कि इनका वो रोल बचता नहीं। लेकिन बॉलिंग में बेन डॉर्सिस का आपने कहा था कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टीम के खिलाफ, और जोश हेजलवुड तो किसी भी टीम के खिलाफ। और अगर निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जंपा भी और इवन बार्टलेट भी एक-एक, दो-दो टीमों में रोटेट होकर के आएंगे। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स है वो कैसे फॉर्म में है वो भी देख करके रखिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर कोई बाय चांस बेंच पर से भी आ जाता है तो उसको अपनी टीम में जगह दे आना। बाकी यहाँ पर आपके सामने हेड टू हेड के आंकड़े हैं, जो कि निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो टीम डेविड के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, जो कि जनरली बहुत नीचे आते थे बैटिंग करने। मैथ्यू शॉर्ट के 2 मैच में 56 रन 1 विकेट है, ट्रेविस हेड के 4 मैच 133 रन है, मिचेल मार्श काफी मैचेस के लिए 52 का एवरेज है, और बाकी बेन डॉर्सिस ने पिछले ही मैच में 2 विकेट लिया। हेजलवुड के 5 मैच 7 विकेट हैं, 13 मैच 12 विकेट जंपा की हैं, जो कि काफी खराब आंकड़े हैं एक्चुअली। बाकी इस वेन्यू पर देखें ना तो यहाँ पर भी एडम जंपा बहुत सफल नहीं रहे, 2 मैच खेल करके विकेट ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी वैसा होगा। यूज्ड पिच हुई तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी सैंपल साइज बहुत छोटा है वेन्यू नंबर्स का, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, लेकिन फिर भी हेल्प तो थोड़ा बहुत करेगा ही। चीजें आपको मैं पीछे क्लियर कर ही चुका हूं। और इसके साथ साथ अगर आप आकर के देखें प्लेयर बैटल के आंकड़े, तो एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी, ईस्ट तोड़ी और लेग स्पिन। ये बॉलिंग जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के खिलाफ बहुत यूनिक है। ज्यादातर खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, जिसमें मैट हेनरी भी परेशान करते हैं इनको, इवन काइल जेमिसन भी। मैट हेनरी ट्रेविस हेड को भी एक बार आउट कर चुके हैं पिछले ही मैच में, बेन सीयर्स भी आउट कर चुके हैं। बाकी मैथ्यू शॉर्ट भी लेग स्पिन, बेन सीयर्स और काइल जेमिसन पर फंसे हैं कई बार, और लेग स्पिन पर खास करके। और उसके बाद जो बाकी के खिलाड़ी हैं, आपको वही जो आपको मैंने कहा था ना, एक तो या तो ईस्ट तोड़ी और इवन लेग स्पिनर जो भी हो वो काम आता है इस टीम के खिलाफ। और बाकी तेज गेंदबाजों में जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं वो मैट हेनरी और काइल जेमिसन पर फंसते हैं। लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी डेथ ओवर वाले जो बॉलर थे, खास करके जैकरी फूक्स, उन पर फंसते हैं। बाकी ओवरऑल तो ऑस्ट्रेलिया की ही टीम फेवरेट है, और इसी वजह से कप्तान है, कप्तान के 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ही तरफ से हैं, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट को भी आप इंक्लूड जरूर करिए। और बाकी 3 डिफरेंशियल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जिनको आप यूज करके अलग अलग टीमों में अपनी शानदार टीमें बना सकते हैं, एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे खासा रैंक लेकर के आ सकते हैं। बाकी जो भी मेरी टीम बनेगी आज के इस मैच की, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। इससे भी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पिच कौन सी है, यूज्ड है या फ्रेश, या है तो कैसी है, वेदर कैसा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, वहां से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद। बाकी वीडियो सोल्यूशन तक पूरा देख करके अपनी टीम खुद से बनाइए। फिलहाल इस वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।